Assalamualaikum dears, welcome back once again to the YouTube channel Little Biologist. This is Mr. Nasim here. Today our topic of discussion from 11th biology about electrophoresis. About what? Electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होती है. So why this technique is known as electrophoresis? The word electro means electricity and phoresis means separation. ये एक टेक्निक है, इसमें हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं. चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. सो इसी वजह से इस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस. और इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इस टेक्निक को कहते हैं? यहाँ पे लिखा है इन दिस टेक्निक वी यूज जेल, सो इट इज आल्सो नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस टेक्निक में इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होने के साथ साथ हम जेल का भी यूज़ करते हैं. सो इसी वजह से इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं. डेफिनेशन आप देखें, डेफिनेशन में क्या लिखता है? A technique which is used to separate what? To separate the charged molecules. डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैं बता भी गया. डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है, कहता है कि जो क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एक टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होती है. इस टेक्निक के ज़रिए से हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं. क्या सेपरेट करते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल को. अब चार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन्स हैं. इन चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को यूज़ करते हैं. इसके अलावा और जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा, उनके लिए भी हम जो है ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन मोस्ट ये टेक्निक हम इन मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स मैंने मेंशन किए हैं. अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल की तरफ कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका जो प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेस ये टेक्निक काम करता है. ठीक है. फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइज. वो चार्ज मॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल है वो जल्द और क्विकली सेपरेट होंगे. इसी तरह वो चार्ज मॉलिक्यूल जिनकी जो है साइज बड़ा है वो स्लो एंड ग्रेजुअली सेपरेट होंगे. ठीक है. यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं डीएनए ले लूँ, डीएनए को मैं अगर फ्रेगमेंट में डिवाइड करूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए, तो इसकी जो है मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. अब यहाँ पे देखिए, ये फ्रेगमेंट लार्ज है, ये स्लो और ग्रेजुअली जो है सेपरेट होगा. ठीक है. जिन डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज मॉलिक्यूल है, जो फ्रेगमेंट लार्ज है वो स्लो एंड ग्रेजुअली सेपरेट होगा और जो फ्रेगमेंट स्मॉल है वो फास्टली सेपरेट होगा. यहाँ पे सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो जल्द जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे. अगर कम वोल्टेज देते हैं तो स्लो एंड ग्रेजुअली चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे. ये इसकी प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल के बेस से इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक काम करता है. अब आते हैं मैकेनिज्म या स्टेप्स की तरफ कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्टेप्स देखते हैं. पहला जो स्टेप है, यहाँ पे मैं स्टेप्स को पढ़ता हूँ, उधर आप डायग्राम देख लें, फिर आपको जो है सीखने में आसानी होगी. फर्स्ट स्टेप जो है, अरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट्स एंड कंबाइन इट विद इलेक्ट्रिक सोर्स. सबसे पहले आपने क्या अरेंज करना है? इलेक्ट्रोड अरेंज करना है. इलेक्ट्रोड अरेंज करना है. कौन से इलेक्ट्रोड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपने अरेंज करना है. ठीक है.
फिर इन इलेक्ट्रोड्स को आपने किसके साथ कंबाइन करना है, एक वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी के साथ आपने इसको कंबाइन करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेकेंड में क्या कहता है, लोडिंग द जेल। इसके बाद दो इलेक्ट्रोड के बीच आप जेल को क्या करेंगे, लोड करेंगे, डालेंगे। ये ग्रीन कलर जो आपको नजर आता है ना, ये असल में क्या है, जेल है। ओके। थर्ड स्टेप जो है आइसोलेट सैंपल्स। क्या करना है, आप सैंपल को आइसोलेट करना है कि कौन सा चार्ज मॉलिक्यूल आपने सेपरेट करना है। लेट मैंने डीएनए सेपरेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करें, एक डीएनए मॉलिक्यूल है आपके साथ, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस पर आप रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम अप्लाई करें तो ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह फ्रेगमेंट में, ठीक है ना, कुछ स्मॉल कुछ लार्ज फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को उठाएं और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच यानी जेल में आप इसको रखें, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे रखे हैं। ओके। फिर क्या करें, रनिंग द जेल। स्टेप नंबर 4 में आप जेल को रन करें। जेल किस तरह रन करेगा, जब आप यहां से वोल्टेज प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें, वोल्टेज प्रोवाइड करें। तो जेल जब रन करेगा तो इसकी वजह से जो है आयन्स भी प्रोड्यूस होंगे और आयन की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स अभी तक तो ये सेपरेट नहीं हुए हैं, ये बिखरे पड़े हैं जेल में, तो अब ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो है कुछ इस तरह सीक्वेंस बन जाएगा। अब आप देखिए, जिस तरह हमने बात की कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो साइज के बेस पर सेपरेट होते हैं। अब वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जिसका साइज लार्ज है वो क्या होता है, वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे दूर पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि डीएनए पर जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जो डीएनए फ्रेगमेंट लार्ज है वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे दूर पड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके मुकाबले में थोड़ा स्मॉल है, ये इस इलेक्ट्रोड के करीब होगा, ये इसके मुकाबले में स्मॉल है, ये और भी करीब होगा और ये बिल्कुल करीब होगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है। तो इसी सीक्वेंस के साथ यानी साइज के बेस पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो जेल में सेपरेट होंगे। ओके। नेक्स्ट स्टेप आप देख लें, स्टेनिंग द जेल विद रेडियोएक्टिव डाई। यहाँ पर जो जेल है इसके बाद आप इस पर क्या अप्लाई करें, एक रेडियोएक्टिव डाई अप्लाई करें, ठीक है। क्या अप्लाई करें, रेडियोएक्टिव डाई, रेडियोएक्टिव डाई। ओके। फिर क्या लिखा है, फॉर विजुअलाइजिंग द बेंड्स ऑफ डीएनए वी पास एक्स-रेज और यूवी लाइट ऑन जेल। अब ये तो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये तो हमें नजर नहीं आते, अब हम इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो किसके साथ हम विजुअलाइज करें, रेडियोएक्टिव डाई तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब इस पर जो है लाइट पास करें, यूवी लाइट या एक्स-रेज पास करें, तो जो बेंड्स है डीएनए के वो विजुअलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, ये बेंड्स आपको नजर आते हैं, कुछ थिक बेंड्स है, कुछ थिन बेंड्स है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है सेपरेट हो गए हैं। अब ये ठीक है, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो है उसके बारे में हमने जाना, लेकिन ये प्रोसेस की एप्लीकेशन इसकी क्या है, इस टेक्निक की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है डीएनए पैटर्निटी टेस्टिंग। डीएनए पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब ये है, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि हॉस्पिटल में जो डिलीवरी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है, तो दो बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है और दूसरा कहता है कि ये बच्चा मेरा है। अब उनके बीच जो है हम किस तरह ये डिसाइड करेंगे कि ये किसका होगा, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चा किसका है। लाइक बच्ची का जो है यहाँ पे उसके जो डीएनए बैंड है वो इस तरह है, बच्ची की डीएनए बैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी डीएनए बैंड्स जो है कुछ इस तरह है, ठीक है। और जो दो बंदे आए हैं उनकी डीएनए बैंड्स चेक करते हैं उनके साथ। यहाँ पे आप देखें, ये एक बंदे का डीएनए बैंड यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, एक दूसरे का यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है किस बंदी की डीएनए बैंड इस बच्चे के साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें,
अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये बंदा जो है, इस बंदे की जो डीएनए बेंड्स है वो इस बच्ची की डीएनए बेंड के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों में 3 बेंड्स है और थिकनेस भी तकरीबन सिमिलर है। और इस बंदे का जो डीएनए बेंड है वो इस बच्ची के डीएनए बेंड के साथ मैच नहीं करता, तो लिहाजा ये बच्चा किसका होगा, इस इंडिविजुअल का होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है फोरेंसिक स्टडी। फोरेंसिक स्टडी का मतलब जो अदालती जो फैसले होते हैं वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, एक जगह है वहाँ पे एक कत्ल हुआ है, और कत्ल हुआ है वहाँ से आपको एक बार मिला है या ब्लड का एक कतरा मिला है, और वो उस ब्लड की कतरे से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करें और उसकी बैंड बनाए। यहाँ पे एक बार मिला है, एक जगह पे कत्ल हुआ है, उस जगह से हमें जो है ब्लड मिला, ब्लड से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट की, उसकी डीएनए बेंड्स हमने बनाए। उसकी डीएनए बेंड्स जो है कुछ इस तरह है। ठीक है, डीएनए बेंड्स कुछ इस तरह है। अब कुछ लोग आते हैं, एक इंडिविजुअल पर शक करते हैं, एक बंदे पर शक करते हैं कि ये कत्ल आपने किया है। अब वहाँ से जो बाल मिला था या खून का कतरा मिला था उससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसकी डीएनए बेंड्स तो हमारे पास मौजूद हैं। अब जिस शख्स पर लोग शक करते हैं उस शख्स की डीएनए से आप बेंड्स बनाए, लाइक उसकी बेंड्स जो है इस तरह, अगर इस तरह आते हैं, जिस पर शक करते हैं लोग कि आपने कत्ल किया है, उसकी डीएनए बेंड अगर इस तरह आते हैं, तो आप खुद देख ले, जो बाल या खून का कतरा जो मिला था उसकी डीएनए बेंड्स भी आप देख ली, इस बंदी की डीएनए बेंड भी आप देख ली जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, जो शक कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच जो है डिफरेंस है, डीएनए मैच नहीं करता, डीएनए बेंड्स मैच नहीं करता, तो इट मींस दैट इसने कत्ल नहीं किया है। इसके अलावा टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट स्पीशीज, इसी तरह जो मुख्तलिफ स्पीशीज हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, वो भी हम इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से हम सेपरेट कर सकते हैं। दो ऑर्गेनिज्म है, उसकी डीएनए बेंड्स हम बना लेते हैं। अगर डीएनए बेंड्स में सिमिलरिटी ज़्यादा है तो इट मींस दैट सेम स्पीशीज है, अगर डीएनए बेंड में सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो इट मींस दैट कि ये सेम स्पीशीज नहीं है। इसी तरह फोर्थ एप्लीकेशन आप देख लें, फोर्थ में लिखता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैंसर एंड अदर जेनेटिक डिसीज। इसके जरिए से हम कैंसर और अदर जेनेटिक डिसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बंदा है, उसकी कैंसर है, उसकी डीएनए बेंड्स हम बना चुके हैं, हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा बंदा आता है कि मेरा कैंसर चेक करो है या नहीं है, उसी बंदे के बेंड्स के साथ जो है आप कंपेयर करें, अगर उसी बंदे की जो है सिमिलरिटी ज़्यादा है दोनों के बीच, इट मीन्स कि बंदे की कैंसर है, अगर नहीं है तो उसकी कैंसर नहीं है। इसी तरह यूज टू स्टडी 5 एप्लीकेशन जो है यूज टू स्टडी डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की स्टडी के लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी स्टडी के लिए। ठीक है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन की स्टडी के लिए। तो ये थी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।